नमस्कार। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में इस अवसर पर मैं आपको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई प्रेषित करती हूं और कहना चाहूँगी, हिंदी हमारा मान है, हिंदी ही सम्मान है, हिंदी हमारे देश की प्यारी सी पहचान है। तो इसी के साथ मैं आपको हिंदी दिवस की बधाई देती हूँ। और हिंदी दिवस के संबंध में हिंदी के बारे में मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगी कि हिंदी केवल एक भाषा ही नहीं है, बल्कि भावनाओं का उमड़ता हुआ सैलाब है, जो हर दिन सफलता के साथ नए सोपान गढ़ रहे हैं, नई सीढ़ियों पर चढ़ रही है। देश में करीब 77% से भी अधिक लोग हिंदी बोलते हैं और यही कारण है कि हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। इसे देश की राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है हमारी हिंदी भाषा को। हिंदी के संबंध में हम कहेंगे 14 सितंबर, ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण भूमिका रखता है अपनी। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा आज़ाद भारत की मुख्य भाषा के रूप में हिंदी को पहचान दी गई, उसे पहचान मिली अपनी। और उसी के साथ ही वर्ष 1952 में पहली बार हिंदी दिवस का आयोजन हुआ और तब से यह सिलसिला निरंतर जारी है। हिंदी देवनागरी में लिखी जाने वाली भाषा है और आज के हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सबको बधाई देती हूँ हिंदी की। और विभिन्न शिक्षण संस्थानों में, विभिन्न कार्यालयों में हिंदी दिवस का आयोजन बहुत ही उत्साह के साथ किया जाता है और इस दिन विभिन्न कार्यक्रमों का, विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है। परंतु इस बार कोरोना काल के कारण ये सब कुछ संपन्न हो पाना संभव नहीं है और ऐसे में ऑनलाइन प्रतियोगिताएं, ऑनलाइन कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, जिसमें कि हमें हमारी सहभागिता अवश्य बढ़ानी चाहिए। तो हिंदी के संबंध में मैंने आज आपको स्मरण करवाया। मैं चाहती हूँ कि हर दिवस हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाए, तभी हमारी हिंदी जो है एक विशेष दर्जा प्राप्त करेगी। और इसी के साथ मैं हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ और आज की हमारी कक्षा शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बीए थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट में रस। रस से क्या तात्पर्य है? तो रस यहाँ किसी पेय पदार्थ को नहीं कहा गया है। रस से तात्पर्य है काव्य शास्त्र में काव्य से मिलने वाला आनंद। तो हम कह सकते हैं किसी भी काव्य नाटक को पढ़ने से, किसी नाटक को देखने से हमें जो आनंद मिलता है वो रस कहलाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं रस का अर्थ है काव्य आनंद, काव्य से मिलने वाला आनंद। रस क्या है? काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक आदि को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस का अर्थ है काव्यानंद, अर्थात काव्य से मिलने वाला आनंद। वैदिक काल में रस से तात्पर्य जल, द्रव, पारद, सोमरस, शोणित, वाणी का रस इत्यादि ये शब्द रस के पर्याय के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उपनिषदों में रस के संबंध में कहा गया है, परमात्मा को रस में बताते हुए रसो वे से, अर्थात वह परमात्मा को रस में बताते हैं और कहते हैं कि वह परमात्मा रस में है। रसो वे से अर्थात वह परमात्मा रसमय है। सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में, भरत मुनि का प्रसिद्ध ग्रंथ हुआ नाट्यशास्त्र, उन्होंने नाटक की आत्मा के रूप में रस का विवेचन किया और रस सूत्र दिया। क्या है ये रस सूत्र? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। तो रस निष्पत्ति के संबंध में उनका मानना है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है, रस की उत्पत्ति होती है। उनका कहना है कि काव्य में रस का वही स्थान है जो शरीर में आत्मा का है। तो रस के संबंध में हम ये कह सकते हैं कि काव्य में रस का वही स्थान है जो शरीर में आत्मा का स्थान है। जिस प्रकार से आत्मा के अभाव में, आत्मा के बिना प्राणी का कोई भी अस्तित्व नहीं रहता, उसी प्रकार से रसहीन कथन जो है वो काव्य नहीं बन सकता, उसे काव्य नहीं कहा जा सकता। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि काव्य की आत्मा जो है रस, जिस प्रकार से शरीर में आत्मा का महत्व है, उसी प्रकार से काव्य रूपी शरीर में
रस उसकी आत्मा है और रस का महत्व है। आचार्य विश्वनाथ ने कहा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस से पूर्ण वाक्य ही काव्य है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम। काव्य के पठन, श्रवण और दर्शन से प्राप्त होने वाला लोकोत्तर आनंद ही आस्वाद दशा में रस कहलाता है। तो इससे तात्पर्य है कि किसी भी काव्य को पढ़ने से, उसको सुनने से और उसको नाटक आदि के रूप में देखने से जो इस लोक से परे, जब हम उसमें इतने तल्लीन हो जाते हैं कि अपने आसपास के जीवन को, आसपास के वातावरण को, आसपास के लोगों को भूल जाते हैं, तो लोकोत्तर, लोगों से परे जो आनंद मिलता है, जो आस्वाद मिलता है, ऐसी दशा कहलाती है रस। रस की निष्पत्ति सामाजिक के हृदय में तभी होती है जब उसके हृदय में रजोगुण और तमोगुण का तिरोभाव हो जाता है और सत्व का उद्रेक होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रस का आविर्भाव जो होता है वो सत्व के उद्रेक से होता है, अर्थात जब हमारे हृदय में रजोगुण और तमोगुण इनका तिरोभाव हो जाता है, ये समाप्त हो जाते हैं, तब रस की निष्पत्ति होती है। इसमें ममत्व और परत्व की भावना, अपने और पराये की भावना, सांसारिक राग द्वेष पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं, पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं। हमने पढ़ा रस की निष्पत्ति सामाजिक के हृदय में। तो यहाँ सामाजिक क्या है? सामाजिक से तात्पर्य है दर्शक, श्रोता, पाठक इत्यादि, ये सभी जो हैं सामाजिक कहलाते हैं। किसी भी काव्य का पठन करने वाला पाठक सामाजिक कहलाएगा। किसी भी नाटक या काव्य कृति को देखने वाला जो है दर्शक, वो सामाजिक कहलाता है। तो हम जो है पाठक, दर्शक, श्रोता, ये सब सामाजिक के अंतर्गत ही आते हैं। आगे रस को हम समझते हैं। जिस प्रकार से नाना व्यंजनों के संयोग से भोजन करते समय रसों का आस्वादन होता है, उसी प्रकार काव्य या नाटक के अनुशीलन से अनेक भावों का संयोग हो जाता है और वही आस्वाद की दशा रस कहलाती है। तो संक्षिप्त में मैं यही बताना चाहूँगी आपको कि ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से हम भोजन करते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के रस, विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का समायोजन किया जाता है और वो एक आस्वाद रूप देता है और वो रस होता है। उसी प्रकार से काव्य में भी और नाटक में भी विभिन्न भावों का संयोग हो जाता है, अलग अलग तरह के भाव आ जाते हैं और उन भावों के संयोग से एक स्वाद की दशा, एक आनंद की दशा में हम पहुंचते हैं और वही दशा रस कहलाती है। तो रस जो है वो हमारे जो हिंदी में रस माने गए हैं वो है 11। मूल रूप से रस है 9। मूल रूप से रसों की संख्या है 9। हिंदी में माने गए हैं 11 और नाटक में रस माने गए हैं 8। नाटक में रस हैं 8। मूल रूप से रस है 9 और हिंदी में रसों की संख्या है 11। श्रृंगार रस और उसका स्थायी भाव है रति। हास्य रस, हास्य का स्थायी भाव है हास। करुण रस, करुण का स्थायी भाव शोक। रौद्र रस, रौद्र का स्थायी भाव क्रोध। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। भयानक रस, स्थायी भाव भय। विभत्स रस, स्थायी भाव जुगुप्सा। अद्भुत रस, स्थायी भाव विस्मय। शांत रस, शम या निर्वेद इसका स्थायी भाव है। वात्सल्य रस, वत्सलता इसका स्थायी भाव है। और भक्ति रस, इसका स्थायी भाव है ईश्वर विषयकृति। तो यहाँ मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ कि मूल रूप से रस है 9। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत। और नाटक में माने गए हैं 8 रस। शांत रस को नाटक में स्वीकार नहीं किया गया है। उनका मानना है कि इसकी अभिव्यक्ति नहीं होती, इसका अभिनय नहीं होता। और हिंदी में 2 अन्य रस भी शामिल हो गए, वात्सल्य रस और भक्ति रस। तो इनके आधार पर हिंदी में हुए 11 रस। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, इसमें नाटक के लिए इन्होंने 8 ही रस स्वीकार किए हैं। इनका मानना है कि शांत रस रसों में इन्होंने स्वीकार नहीं किया। इनका मानना है कि उसका अभिनय नहीं किया जा सकता, तो इसलिए रस 8 ही हैं। शांत रस रस की श्रेणी में नहीं आता
और भरत मुनि से पूर्व संस्कृत आचार्य द्रुहिण ने भी 8 ही रस स्वीकार किए, शांत रस को स्वीकार नहीं किया। आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की आत्मा के रूप में रस को स्थापित करते हुए कहा, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस से पूर्ण, रस से युक्त वाक्य ही काव्य कहलाता है। और भरत मुनि ने कहा है, आस्वाद्य त्वात्य रस, अर्थात जिसका आस्वादन होता है, जिसका स्वाद लिया जा सकता है, जिसका आनंद किया जा सकता है, जिसे अनुभव किया जा सकता है, वह है रस। आस्वाद्य त्वात्य रस भरत मुनि के अनुसार। तो ये थे भरत मुनि के अनुसार रस के संबंधित कि आस्वाद है त्वात्य रस काव्य से प्राप्त होने वाला आस्वाद रस है। विश्वनाथ ने कहा वाक्यम रसात्मकम काव्य, रस से पूर्ण वाक्य ही काव्य है। तो ये आज की कक्षा का हमारा विषय था रस। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा रस क्या है, काव्यानंद, काव्य से मिलने वाला आनंद, रस के संबंध में विभिन्न धारणाएं, विभिन्न विचार। भरत मुनि ने रस के संबंध में क्या कहा, आस्वाद है त्वात्य रस। विश्वनाथ ने कहा वाक्यम रसात्मकम काव्यम। और हमारे हिंदी में 11 रस, मूल रूप से रस 9 है और नाटक आदि में रसों की संख्या मानी गई है 8। द्रुहिण ने भी रस की संख्या 8 मानी और शांत रस को नाटक के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। तो इससे आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे रस के अवयवों के बारे में, रस के अंगों के बारे में। आज की कक्षा में इतना ही। और हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मैं आज की कक्षा का समापन करती हूँ और यही कहना चाहूँगी, हिंदी है हमारा अभिमान, हिंदी है हमारा श्रृंगार और हिंदी ही हमारे संस्कार। इसी के साथ हिंदी दिवस की आपको फिर से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद।